प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला। अब तक बेटा आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है। हिंदी वर्णमाला में आपने वर्णों में आपने स्वर और व्यंजन के बारे में सीखा है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपनी संस्कृत वर्णमाला। देखिए, संस्कृत वर्णमाला में मुख्यतः 48 वर्णों का प्रयोग होता है। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है बेटा, हमारी जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें 48 वर्ण होती हैं। ठीक है, और इनको हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला कौन सा है? स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा। ठीक है, 3 भाग कौन से हुए इसके? स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर संख्या में 13 होते हैं। हिंदी में आपने स्वर की संख्या 11 पढ़ी है, लेकिन संस्कृत में हमारी कितनी होती है स्वर की संख्या? 13। इसमें से 5 ह्रस्व स्वर होते हैं और 8 दीर्घ स्वर होती हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? देखिए, अ, ई, ओ, री। ये संख्या में 5 होती हैं और इनको हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगे। ठीक है, और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, वो होता है हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होता है बेटा संख्या में 8। ठीक है, कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं हमारे संख्या में 8। तो इस प्रकार हमारे स्वर कितने हो गए? 8 और 5 13। 5 हो गए हमारे ह्रस्व स्वर और 8 हो गए हमारे दीर्घ स्वर। अब आगे हैं बेटा हमारे व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। इसमें भी इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है जैसे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन होते हैं संख्या में 25 और अवर्गीय व्यंजन होते हैं 8। वर्गीय व्यंजन, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है कि वे 5 वर्ग बने हुए हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। ठीक है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, घ, घ, ड, ये है क वर्ग, यानी कि ये क का वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? क, इसीलिए ये हो गया क वर्ग। उसके बाद है च, छ, झ, झ, य, ये हो गया हमारा च वर्ग में। ट, ठ, ढ, ढ, न, ये आ गया ट वर्ग में। त, थ, ध, ध, न, ये आ गया त वर्ग में। प, फ, भ, भ, म, ये आ गया हमारा प वर्ग में। तो इस प्रकार कितने वर्ग हो गए? ये 5 वर्ग। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हो गए हमारे वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 25। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 8। इसमें 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, स, स, ह। ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4। इस प्रकार अवर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 8, जिसमें से 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आता है अयोगवा। अयोगवा होते हैं संख्या में 2। ठीक है, अंग, अनुस्वार, अ, विसर्ग। इन सब के अतिरिक्त वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, अयोगवा हमारे 2 हो गए, अनुस्वार और विसर्ग। और संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। आपने हिंदी में ही पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन संख्या में 4। वैसे इसमें भी, संस्कृत में भी हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, स्र, ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे एक श है, ये किससे बना? क जमा श। ठीक है, ज किससे बना? ज प्लस य। उसके बाद है त्र किससे बना? त जमा र। और श्र किससे बना? श जमा र। तो ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है बेटा, और जो हमारे व्यंजन होते हैं चवर्ग, टवर्ग, ये किससे बनते हैं? एक इसमें तो बस ये तो स्वर की सहायता से बनते हैं। क जमा अ, तो ये किसकी सहायता लेनी पड़ती है उन व्यंजनों के लिए?
स्वर की, इसलिए फिर ये पूरे हो जाते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन में स्वर तो आता ही है, लेकिन इसमें 2 व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए विशेष ज्ञान। आज के समय में संस्कृत 11 स्वरों की ही मान्यता प्राप्त की है, क्योंकि री और री का प्रयोग इस समय बहुत ही कम होता है। वैसे तो हम देखेंगे इसकी संस्कृत में स्वर की संख्या 13 होती है, लेकिन अब क्या है, 11 ही स्वर को मान्यता दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि री और री का प्रयोग बहुत कम होता है, अब इनका इतना प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वैसे 11 को ही मान्यता दी गई है, लेकिन वैसे अगर हमें से पूछा जाए तो संस्कृत में स्वर की कितनी संख्या होती है? 13। ठीक है बेटा, ये हमारे स्वर व्यंजन है। उसके बाद आता है हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्द में से स्वर तथा व्यंजन को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमारे पास एक शब्द होता है, ठीक है, उस शब्द में से हमें स्वर और व्यंजन को अलग करना है। जब हम स्वर और व्यंजन को अलग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वर्ण विच्छेद। ठीक है, जैसे देखिए ग्रह, ग्रह में हमें स्वर और व्यंजन को अलग करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए कैसे होगा ग्रह का वर्ण विच्छेद? ग जमा री जमा ह जमा अ, ग्रह। ठीक है, उसके बाद है छात्र है। छात्र का कैसा होगा? छ जमा आ त जमा र जमा अह। पठंती प जमा अ ठ जमा अ न त जमा ई। जहां पर भी आपको आधा वर्ण होगा उसको क्या करेंगे हम? वो पहले से याद है, उसमें व्यंजन मिला हुआ नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसको हम पूरा करके उसमें हलंत लगा देंगे। हलंत लगाने का क्या मतलब है? कि वो वर्ण जो है वो आधा है, उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो व्यंजन है उसमें क्या स्वर मिला होता है। स्वर की सहायता से ही व्यंजन पूरे होते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं उनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो कोई भी व्यंजन होगा उसमें स्वर मिला होगा, ठीक है। लेकिन जो न है, न पठंती में जो न है, देखिए न क्या है? वो आधा है पहले से ही, यानी कि उसमें वो स्वर नहीं मिला हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको पूरा करके हम इसमें हलंत का प्रयोग करेंगे। फिर क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि उसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। आगे देखिए विद्यालय, व जमा ई वि द्या। यहाँ पर भी देखिए द य आ से मिलके बना है ध, ठीक है। द जमा य जमा आ, ल जमा अ य जमा अ, विद्यालय। अगला है हमारा गस्ती। गस्ती में देखिए ग जमा अ ग, च जमा छ जमा अ, त जमा ई, गस्ती। इसमें भी देखिए च क्या है? आधा था, तो हमने क्या किया? उसको पूरा करके हलंत का प्रयोग किया, तो क्या हो गया? वो ये फिर भी क्या है? आधा ही है, क्योंकि इसमें हलंत का प्रयोग हुआ है, गच्छति। उसके बाद देखिए अकारांत तथा अकारांत शब्द। जिस शब्द के अंत में अस्वर होता है उन्हें अकारांत, तथा जिस शब्द के अंत में अस्वर होता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, फल, कमल, जन, नर, पत्र, देव, अकारांत। अब देखिए हम ये शब्द बोल रहे हैं, जैसे कि पुष्प, फल। अब फल ल हमारा आ रहा है लास्ट में, तो हम ल अगर बोले तो हमें आ की हमें ध्वनि में आ रही है, आ की उच्चारण स्थान मिल रहा है हमें, तो क्या हुआ? ये अकारांत। वैसे ही कमल ल, यहाँ पे भी अ की ही हमें ध्वनि का पता चल रहा है। जन में भी अ है, नर में भी अ है, पत्र में भी अ, देव में भी अ। तो ये जितने भी शब्द हैं इनके अंत में हमें अ की ध्वनि आ रही है, अ का ही हमें उच्चारण स्थान मिल रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ये अकारांत शब्द, ठीक है। अगला है जैसे देखिए विद्या, माला, शिखा, लता, गीता, शाखा। ये है आकारांत शब्द। क्यों है? क्योंकि इसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे विद्या आ है यहाँ पर, वैसे भी सब में हमें देखने से पता चल रहा है कि इनमें आ की मात्रा का प्रयोग है, तो क्या हो गया? ये आकारांत। तो जो भी हमारे पास जो शब्द है उनके अंत शब्द में जो भी हमें उच्चारण स्थान मिलेगा, ध्वनि हमें जिसकी भी आएगी, हम उसको उसी कारांत में बोलेंगे। अगर हमें कोई भी नहीं मात्रा की, किसी मात्रा की कोई ध्वनि नहीं है, तो हमें अकारांत हो गया। आ की मात्रा है तो आकारांत, ई की मात्रा होगी तो ईकारांत, ऊ की मात्रा है तो उकारांत, री की मात्रा है तो रीकारांत, तो वो उसी कारांत में हो जाएगा, ठीक है बेटा।
हमने ये किया वर्ण, वर्णमाला हमारी संस्कृत वर्णमाला सबको अच्छे समझ में आई है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में देखिए क्या है। सबसे पहला प्रश्न है बेटा हमारा, निम्नलिखित स्वरों में से ह्रस्व व दीर्घ स्वर छांटिए। ठीक है, यहाँ पर हमें छांटने हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर। कितने शब्द दिए गए हमें, देखिए आ, ए, अ, री, री, आई, उ, ई, उ, ई, री, ओ, ओ। ठीक है, तो इनमें से हमें क्या छांटने हैं, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर अलग करते हैं। जैसे पहले है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में आ गया जैसे कि आपका अ, और दीर्घ स्वर में आ गया आपका आ। बाकी आपको स्वयं करने हैं, आपने पढ़ा है अभी, बाकी आप खुद से कीजिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्गीय व्यंजनों की कितनी संख्या होती है। सभी वर्गीय व्यंजन यहाँ लिखिए। ठीक है, वर्गीय व्यंजन लिखने हमें, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। तो अब यहाँ पर आपको क वर्ग, इसमें कौन सा आएगा, जैसे कि ख, आगे च वर्ग में छ, ट वर्ग में ठ, त वर्ग में थ, प वर्ग में फ। बाकी आप ये खुद से लिखिए, खुद से इनका अभ्यास कीजिए, सारे वर्ग के व्यंजन आपको बताने हैं। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें क्या करना है बेटा, देखिए निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद करना है हमें इनमें। जैसे देखो पहला शब्द दिया गया है यहाँ पे कक्षा, तो कक्षा का वर्ण विच्छेद कैसे होगा, क जमा अ, क, और क्ष का क जमा स जमा आ, कक्षा। ठीक है, बाकी पृथ्वी, कृष्क है, अजा, चटका, वृक्ष, मातृ, पितृ, क्रीडती, लिखती, अश्व है, नृप है। इन सब का भी ऐसे ही आपको वर्ण विच्छेद करना है, इसका आप अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त व्यंजनों से बने 4 शब्द लिखिए। पहला है जैसे क्ष, तो इससे हमें शब्द बनाने हैं 4। एक मैं आपको बता रही हूँ, 3 आपको स्वयं करने हैं। जैसे क्ष, इससे क्या बनाएंगे हम, कक्षा। ठीक है, त्र से क्या होगा, पत्र, ज्ञ से क्या होगा, ज्ञान, स्र से श्रमिक, और 3 आपको स्वयं करने हैं। आगे 5वां हमारा मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान कीजिए। पहला क्या है, दीर्घ स्वर, उसमें कवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, विसर्ग, अनुस्वार, ह्रस्व स्वर। तो ये जो भी आपके यहाँ से सामने से हैं जो आपको इनको क्या करें, इनके साथ मिलाने हैं। जैसे दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर इसमें कौन सा होगा, देखिए ब, उ, फिर विसर्ग दिए हैं, अनुस्वार दिया है, ई दिया है, श, ड, न, तो दीर्घ स्वर कौन सा होगा यहाँ पे, ई। ठीक है, वैसे ही आपको और भी जो दिए हैं इनके आपको मिलान करने हैं। आगे बेटा हमारा क्रियाकलाप, एक्टिविटी। इसमें क्या करना है, देखिए नीचे दिए गए कुछ शब्द अनुस्वार अंग तथा विसर्ग अह से बने हैं, इनका वर्ण विच्छेद कीजिए। उदाहरण के अनुसार अनुस्वार वाले वर्ण को नीले रंग से और विसर्ग वाले वर्ण को लाल रंग से भरिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनुस्वार और विसर्ग ये आपको बताने हैं। इसमें क्या करना है, फिर आपको जो अनुस्वार वाले वर्ण है उनको आप नीले रंग से भरना है आपको। ठीक है, और विसर्ग वाले को किससे भरोगे आप, लाल रंग से। तो 2 रंगों का प्रयोग करते हुए आपको इनको भरना है। उदाहरण देखिए, श संसार का, देखिए जैसे स, अंग, श, आ, र, अ। ठीक है, ये दिया गया, तो इसमें देखिए नीले रंग से हुआ है श। ठीक है, यानी कि ये क्या है, अनुस्वार। फिर दूसरे में देखिए त है, इसको लाल कलर से किया है, ये विसर्ग वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनका अभ्यास करना है और 2 आपको रंगों का इसमें प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है हमारा स्वमूल्यांकन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, हिंदी तथा संस्कृत की वर्णमाला में क्या अंतर है बताइए। ठीक है, आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है और संस्कृत की वर्णमाला पढ़ी है, तो आपको उसमें पढ़ने में आपको क्या अंतर लगा, दोनों वर्णमाला में, हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में, आपको वो बताना है। इसमें आगे हल चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं, हम जो व्यंजन होते हैं हमारे उसमें हम हलंत लगाते हैं, जब स्वर नहीं होता उसमें, तो ये क्यों लगाए जाते हैं ये आपको बताना है। आगे बेटा मूल्य परक प्रश्न। इसमें आपको क्या करना है, व्यंजनों का स्वरों के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, उनके इस तरह से मेल से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ लिखिए। ठीक है, क्या बताना है आपको, व्यंजनों का स्वर के बिना। ठीक है, जो व्यंजन है वो क्या, स्वर के बिना का कोई अस्तित्व है ही नहीं,
क्यों? क्योंकि वो आधे ही हो जाएंगे, फिर पूरे होंगे नहीं। अब व्यंजनों को पूरा बनने के लिए तो स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर उसमें स्वर नहीं होंगे तो व्यंजन पूरे नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों का क्या है, आपस में मेल है, स्वर और व्यंजन का। दोनों एक दूसरे के जो व्यंजन है वो स्वर के बिना पूरे नहीं है। स्वर तो पूरे हैं लेकिन व्यंजन पूरे नहीं है, तो दोनों का क्या आपस में मेल है। तो इस मेल से आपको क्या शिक्षा मिलती है ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, आगे है स्वर्ण कौशलम। इसमें आपको क्या करना, देखिए अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से संस्कृत वर्णमाला से संबंधित वाक्य सुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको अपनी संस्कृत अध्यापक से या अध्यापिका से संस्कृत वर्णमाला से संबंधित वाक्य सुनने हैं और जो आपके ये जो प्रश्न है आपको इनका उत्तर देना है। पहला जैसे देखिए, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं ये आपको बताना है। अयोगवा किन वर्णों को कहा जाता है ये आपको बताना है। आधुनिक समय में संस्कृत में कितने वर्ण मान्य हैं, हमने पाठ में ही पढ़ा है ये आपको बताना है। वर्गीय और अवर्गीय व्यंजन कितने हैं ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, हमने पढ़ी संस्कृत वर्णमाला, सबको बहुत अच्छी लगी होगी संस्कृत वर्णमाला पढ़ के। आज आप अब तक आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी थी या संस्कृत वर्णमाला के बारे में भी जाना। तो बेटा आप एक बार और अपने पूरे पाठ का अभ्यास अवश्य करें।